अनम्यूट करके बताइए। इवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैटायनिक जो ग्रुप होते हैं, मींस ऐसे सारे ग्रुप जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किस टाइप का इफेक्ट शो करते हैं? कैटायनिक ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, क्योंकि कैटायन, केमिस्ट्री में कैटायन पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इट कंटेन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर इसके पास डेफिशिएंसी है तो definitely it will withdraw electron density. So groups which have negative charge, they will release electron density, and groups having positive charge, they will withdraw electron density from the carbon chain, right? अब ये NCH3 whole thrice, ठीक है, NH3 प्लस कैसा होगा? ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। अब देखिए NH3 प्लस कैसे बना होगा? सपोज मान लिया आपका NH2 है, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज आपका NH2 है, सो NH2 में नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब NH2 में जो लोन पेयर है, सपोज H प्लस इसके कांटेक्ट में आ गया, NH2 के कांटेक्ट में अगर H प्लस आ गया तो H प्लस क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H प्लस को डोनेट कर देगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा? ये NH3 बन जाएगा, और इसने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब मुझे बताइए NH2 के अंदर तो लोन पेयर है, बट क्या NH3 प्लस के पास कोई लोन पेयर है? जो NH2 के पास लोन पेयर था उसने डोनेट कर दिया H प्लस को, और अमोनियम टाइप का है, अमोनियम आयन टाइप का बन गया, तो NH2 के पास तो लोन पेयर है, NH3 प्लस के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब अगर हम कार्बन चेन से, कोई कार्बन चेन है उसमें हमने NH2 ऐड कर दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, तो ये NH2 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए विच हैज मोर माइनस आई इफेक्ट, तो इसका भी माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर इसमें आपसे पूछा जाए, सपोज इसको हम लोग I1 बोल देते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? NH3 प्लस और NH2 में, बताइए। NH3 प्लस का ज्यादा होगा NH2 से। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि NH3 प्लस में जो आपका, देखो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से। बट अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मीन्स हाईली अनस्टेबल सिचुएशन हो गया, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस में किसकी ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन प्लस, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। ऑक्सीजन प्लस और ऑक्सीजन में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑक्सीजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज आने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो NH2 ऑलरेडी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, और भी ज्यादा अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, और इंडक्टिव इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? NH3 प्लस कैसे बना? तो पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। हाँ बताइए। तो CH3 तो अपना देना चाहेगा ना लोन पेयर में? CH3 लोन पेयर देना चाहेगा ना? हाँ, मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, तो NH को तो चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? देखो, जब भी कोई कार्बन चेन हो तो फर्स्ट एटम हम लोग कंसीडर करते हैं, फर्स्ट एटम देखते हैं। फर्स्ट एटम यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है। इसके आगे क्या लगा हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डिसाइड कौन करता है? फर्स्ट एटम। जैसे हमने MgCl वाला भी एग्जांपल लिया था, तो MgCl में Cl माइनस आई करता है, Mg प्लस आई करता है। हम लोग कौन सा देखेंगे? कार्बन चेन से जो डायरेक्टली अटैच है। कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच कौन है? मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम विल डिसाइड। ओके, यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? N प्लस डिसाइड करेगा, जो डायरेक्टली अटैच है। ओके, फर्स्ट एटम विल डिसाइड।
बात समझ में आ गया? तो सर इसका ये जो स्ट्रेंथ आपने बताया वो कैसे डिसाइड होगा? कौन सा स्ट्रेंथ? 17 और 18 में माइनस आई होगा ना, इसका माइनस आई होगा, इसका भी माइनस आई होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा होगा ज्यादा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, ठीक है, इसका माइनस आई ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनस आई का ऑर्डर, अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना माइनस आई कौन सा होगा, प्लस आई कौन सा होगा। इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि किसका माइनस आई ज्यादा होगा। ठीक है, कंपेरिजन करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आएगा वो, ओके, कंपेरिजन वाला। 19 में बताइए NO2 कैसा होगा आपका? NO2 इस तरह से होता है, माइनस आई। ठीक है, तो NO2 के अंदर 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है एंड डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये कैसा होगा आपका? डेफिनेटली इट विल बी माइनस आई। ओके, देन NC को कैसे लिखोगे आप? ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। CN को नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है, इसको आइसोसाइनाइड को बोलते हैं। दिस इज आइसोसाइनाइड, राइट। तो आइसोसाइनाइड में भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और नाइट्रोजन आ रहा है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। N डबल बॉन्ड O, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, माइनस आई। PH3 प्लस कैटाइनिक स्पीसीज है, कैटाइन मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये विड्रॉ करेगा, माइनस आई। ONA कैसा होगा? ONA को जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसा होगा? O माइनस Na प्लस। O माइनस, क्योंकि ये सोडियम क्या होता है, हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द केस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज है ये, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनायनिक स्पीसीज ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब ये मत बोला सर ये तो ऑक्सीजन है तो विड्रॉ करेगा, नहीं, ऑक्सीजन है तो विड्रॉ करेगा ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो चुका है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो चुका है। ऑक्सीजन कब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा? अब यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है, नो नीड, राइट। तो ये इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कार्बन चेन, सो इट विल शो प्लस आई इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? OH कैसा होगा? OH माइनस आई होगा। OH में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल माइनस आई शो करेगा, ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा कार्बन से। ओके, बात समझ में आ रहा है? MgCl कैसा होगा? प्लस आई। MgCl आपका प्लस आई होगा। मैग्नीशियम डिसाइड करेगा, मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेड क्या होगा? लेड भी एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, राइट। लेड मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, प्लस आई होगा। S प्लस पॉजिटिव चार्ज है सल्फर के ऊपर, माइनस आई। SH का यहाँ पे आप देखिए, सल्फर इज, यहाँ पे लिखेंगे आप, सल्फर इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सल्फर इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पाउलिंग स्केल पे 2.5, सल्फर की होती है 2.58, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आई करेगा। क्या आपको लैग हो रहा है? क्या स्क्रीन लैग हो रहा है? नहीं सर। Okay, sulfur is slightly more electronegative than carbon, so it will show minus I effect. Okay, OCO(CH3) ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, कैसा होगा? माइनस आई होगा। BH2 कैसा होगा? तो बोरॉन अगर हम देखें तो बोरॉन की पोजीशन क्या होती है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से होता है, नाइट्रोजन। ओके, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें 0.5 का इंक्रीमेंट होता है, ओके, इस तरह से होता है। तो बॉन्ड जो होता है, बोरॉन की पोजीशन क्या है? कार्बन से पहले आती है, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज होता है, बोरॉन की इलेक्ट्रोनिटी कम है कार्बन से, तो ये कैसा बिहेव करेगा? बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन,
so it will release electron, plus I effect शो करेगा, right? तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉलिंग स्केल पे 0.5 का इंक्रीमेंट आता है, ओके क्लियर? BH2 माइनस नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? नाइट्रोजन अब यहाँ पे देखिए एक पिरिडिन टाइप का है, यहाँ पे सर्कल बना है, सर्कल का मतलब क्या होता है पता है आपको? रेजोनेंस, राइट? मींस ये डिलोकलाइजेशन हो रहा है सर्कल का मतलब। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो फर्स्ट एटम है, यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ बताइए, सर ऊपर स्क्रॉल अनम्यूट करके बताइए जल्दी। सर यहाँ पे ONA वाला जब कंपाउंड आया था तब सर हमने O माइनस और Na प्लस लेके किया था, तो जब MgCl में ले रहे तो Mg प्लस और Cl माइनस लेके करेंगे, तो मतलब Mg प्लस तो कैटायनिक ग्रुप हो गया ना, तो फिर वो नेगेटिव। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो आप दोनों को कैसे एक ही कॉन्सेप्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? मैग्नीशियम मेटल है ना, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये आपका जो, हाँ यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये डिफरेंट टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मैग्नीशियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो ये आपका ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं कंपेयर करेंगे, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। कॉपी कर लीजिए फास्ट। सर ऊपर स्क्रॉल करूंगा। OH कैसा होगा? OH आपका ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना बेटा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया है, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? ये अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है? ऑलरेडी इसने 2-3 टाइम्स खाने खा चुका है ये, तो क्या इसके आगे एक और थाली लेके आएंगे तो ये खाना खाएगा? ठीक है, इसका स्टमक फुल है, ठीक है, इसका स्टमक फुल है, ठीक है? अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है? नहीं, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा। OH के केस में न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। हाँ, लेड क्या है? लेड भी मेटल होता है ना, ठीक है? देखिए लेड कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है? तो कार्बन, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम और टिन ये कैसे होते हैं? बीच में आपके मेटलॉइड कैरेक्टर आ जाते हैं, और लेड इज ए टिपिकल मेटल, और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, ठीक है? तो जैसे मान लिया कोई कार्बन चेन है, उससे हमने PbCH3 लगा दिया है, PbCH3 होल थ्राइस, तो ये लेड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन चेन को, बिकॉज लेड इज ए मेटल, ओके? मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। क्लियर है? कॉपी कर लिया आपने? डन? कॉपी कर लिया क्या? नेक्स्ट इज, अब हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, प्लस आई ऑर्डर, मींस कौन से ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होगा, कौन से ग्रुप का प्लस आई कम होगा, उसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर डिक्रीजिंग। सो मैक्सिमम जो प्लस आई होता है दैट इज O माइनस,
अब इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। O माइनस, अब प्लस आई में मैक्सिमम प्लस आई किसका होगा, जो नेगेटिवली चार्ज है या फिर जो न्यूट्रल है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर विल बी टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो नेगेटिवली चार्ज वाले पहले आएंगे, उसके बाद आपके न्यूट्रल वाले बाद में आएंगे। O माइनस, COO माइनस, देन आपका आता है CR3, R इज एल्काइल ग्रुप, दैट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, then CHR2, then CH2R, then CH3, then deuterium, and लास्ट में आपका हाइड्रोजन आएगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस आई ऑर्डर डिक्रीजिंग, राइट। तो नेगेटिवली चार्ज वाले पहले मैंने लिखा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। उसके बाद आपके न्यूट्रल वाले आएंगे। अब न्यूट्रल में भी CR3, R मींस एल्काइल ग्रुप। जैसे अगर आप यहाँ पे आपसे बात किया जाए, पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी सर। D मींस ड्यूटेरियम, D इज ड्यूटेरियम, दैट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। D इज ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। कॉपी कर लीजिए, देन इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, टी तो रेडियो एक्टिव होता है ना, टी रेयर स्पीसीज होता है, हम लोग उसी की बात करेंगे जो स्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है आपके पास, दिस इज टी ब्यूटाइल, एंड एक हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया, एंड एक हमने इथाइल ग्रुप ले लिया। CH2 CH3 इथाइल। So what will be order of plus I? Order of plus I. Order of plus I क्या होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो CH3 क्या होता है, अभी मैंने बताया था एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो यहाँ पे 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इग्नोर करेंगे हम लोग, और इधर कितने साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 1 साइड से। मोर द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, देन आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल, ठीक है। मोर द एल्काइल ग्रुप, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, मोर विल बी प्लस आई। बात समझ में आ रहा है? मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स मोर विल बी प्लस आई, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इधर 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इधर 2 साइड से, इधर 1 साइड से। तो यहाँ पे R का मतलब क्या है, R इज एनी एल्काइल ग्रुप, R में बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और राइट। तो एक आपका ग्रुप है जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में 2 एल्काइल है, थर्ड ग्रुप में 1 एल्काइल है। तो इनमें से प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, समझ में आ रहा है बात? मैक्सिमम किसका होगा, 3 देन 2 देन 1 एल्काइल का, उसके बाद CH3 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो O माइनस और CO माइनस में O माइनस का ज्यादा क्यों बोला है, क्योंकि O माइनस इस तरह से होगा और COO माइनस इस तरह से होगा। O माइनस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 100% ऑक्सीजन के पास है, COO माइनस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या 100% एक ही ऑक्सीजन के पास है, नहीं, रेजोनेंस हो रहा है इसमें। तो 50% एक ऑक्सीजन के पास है, 50% दूसरे ऑक्सीजन के पास है, 50-50 हो चुका है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो इतना इफेक्टिव प्लस आई नहीं शो करेगा। बात समझ में आ रहा है? Why O minus has more plus I than CO minus? Because O minus में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंसेंट्रेटेड है एक ही एटम के ऊपर, तो वहां पे प्लस आई करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। CO माइनस में 2 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो यहाँ पे CO माइनस का प्लस आई कम हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया आपको?
क्लियर। देन इसके बाद 3 एल्काइल 2 एल्काइल 1 एल्काइल। देन इसके बाद CH3 आएगा। देन इसके बाद D एंड H, D इज ड्यूटेरियम, H इज हाइड्रोजन। सो ड्यूटेरियम का प्लस साइड ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, राइट। बात समझ में आ रहा है? ड्यूटेरियम हैज मोर प्लस साइड देन हाइड्रोजन। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए डी, अगर हम बात करें CH एंड CD में, तो CH एंड CD बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। CD बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। इसका रीजन भी बताऊंगा मैं। CD बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, right? CD bond is shorter and D is deuterium, that is isotope of hydrogen. Hydrogen has 3 isotope, आपको पता है। CD bond is shorter and stronger than CH bond, right? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक्स में बताया था आपको each bond behave as a spring, bond behave as a spring। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट वाले में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि there are 2 masses connected to a spring, 2 मास कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग। यहाँ पे फर्स्ट मास कार्बन है, सेकंड मास हाइड्रोजन है, और इसमें सेकंड वाले में फर्स्ट मास कार्बन है और सेकंड मास कौन सा है, ड्यूटेरियम है। अब ड्यूटेरियम हैवियर होता है, तो जब मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर पे इलोंगेशन एंड कंप्रेशन होता है, बॉन्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, राइट। समझ में आ रहा है? ईच बॉन्ड बिहेव एज ए स्प्रिंग। तो इसमें क्या होता है, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन होता है। तो मुझे बताइए कि सपोज मान लिया कार्बन को फिक्स रखते हैं, तो किसके ऑसिलेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वाइब्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, जो लाइटर एटम है, लाइटर एटम के वाइब्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलोंगेशन कंप्रेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट। तो इसका मतलब CH बॉन्ड क्या होगा, CH बॉन्ड इज लॉन्गर, CD बॉन्ड इज शॉर्टर, बिकॉज ड्यूटेरियम इज हैवियर, तो इसके वाइब्रेट होने की टेंडेंसी कम होगी। बात समझ में आ रहा है? बॉन्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, राइट। बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो CH बॉन्ड लॉन्गर होगा, CD बॉन्ड शॉर्टर होगा। एंड लॉन्गर बॉन्ड जो होते हैं वीकर होते हैं, शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लॉन्गर बॉन्ड है हमेशा वीकर होता है, शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, राइट। तो CD बॉन्ड आपका शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्लस आई कौन ज्यादा करेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CD बॉन्ड कैसे बना होगा, CD बॉन्ड आपका शॉर्टर है, तो बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, इस तरह से। तो यहाँ पे 2p और 1s का ओवरलैपिंग हुआ होगा, और CH में भी ऐसा ही हुआ होगा। CH में थोड़ा लॉन्गर बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग है, 1s की ओवरलैपिंग है CH में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, CD में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल वॉल्यूम में आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्मॉल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब बताइए कौन से ज्यादा, कार्बन फर्स्ट में या सेकेंड में, विच विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बताइए, which will have more electron density, CD, right। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, the shorter CD bond, the shorter CD bond will have more electron density around the carbon end, around the carbon end of the bond। Then the longer CH bond, right, the shorter CD bond will have more electron density around the carbon end। क्योंकि ये आपका शॉर्टर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे हाई होगी, यहाँ पे डेंसिटी लो होगी। तो विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बन इन CH और कार्बन इन CD, कार्बन इन CH,
राइट, कार्बन इन CH इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो D एंड H में किसका प्लस साइज ज्यादा होगा बताइए? D एंड H में ड्यूटेरियम का प्लस साइज ज्यादा होगा। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखना है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। राइट, बताइए समझ में आ गया? तो ऑर्डर कॉपी कर लीजिए, आप ऑर्डर कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइनस आई ऑर्डर, राइट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। लास्ट का क्या कॉपी करना है? थोड़ा ऊपर। So last statement. सर थोड़ा सा नीचे करो। थोड़ा सा जल्दी कॉपी करेंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि जितना फास्ट आप कॉपी करेंगे उतने ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। डन सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे माइनस आई ऑर्डर। माइनस आई ऑर्डर डिक्रीजिंग। लैग हो रहा है क्या? क्या सभी स्टूडेंट को लैग हो रहा है? नो। तो माइनस आई का ऑर्डर हम लोग देखेंगे। माइनस आई ऑर्डर में फर्स्ट आएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज सबसे पहले आएंगे। देन उसके बाद आएगा NO2 CnCOH, न्यूट्रल आएंगे। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, this is order of minus I, decreasing order means maximum minus I किसका होगा? जो टॉप पे है, राइट? इसको हम लोग इस तरह से कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो NR3 प्लस का मैक्सिमम माइनस आई होगा एंड CH डबल बॉन्ड CH2 का मिनिमम होगा आउट ऑफ दीज ग्रुप्स, राइट? अब इसमें देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो पॉजिटिव चार्ज वाले पहले आएंगे या फिर न्यूट्रल वाले? पॉजिटिव चार्ज वाले पहले आएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ करने की टेंडेंसी देखें तो पॉजिटिव चार्ज वाले पहले आएंगे, न्यूट्रल बाद में आएगा। अब न्यूट्रल में इन तीनों को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूट्रल में सबसे ज्यादा होता है NO2, मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन न्यूट्रल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है NO2, क्योंकि कई बार आएगा आपको। तो NO2 इज वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल ग्रुप्स में मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सॉरी ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन होल पीरियोडिक टेबल। तो 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसकी वजह से ये बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसके बाद CN आएगा, CN के बाद COH आएगा। देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? तो फ्लोरीन
फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, उसके बाद आएगा आपका आयोडीन, ठीक है। देन इसके बाद OR एंड OH। OR एंड OH में इस तरह का ऑर्डर क्यों आ रहा है ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में किसकी माइनस आई ज्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन sp करेक्टर है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे परसेंट S करेक्टर है, किधर ज्यादा है आपका 50%, इधर आपका 33.3% है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की माइनस आई ज्यादा क्यों होती है डबल बॉन्ड से, समझ में आ गया? क्योंकि S करेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा होती है। फर्स्ट एटम अगर हम देखें ये sp आयोडाइड है, यहाँ पे sp2 आयोडाइड है, ठीक है। अब pH अगर हम देखें तो pH कैसा होता है? pH के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड वाले में से ज्यादा कौन विड्रॉ करेगा? सिंगल डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड में pH ज्यादा होगा। ये ऑर्डर समझ में आ गया आपको? लास्ट का ऑर्डर, लास्ट में sp करेक्टर मैक्सिमम, देन 3 डबल बॉन्ड, उसके बाद 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, राइट। हाँ सर समझो। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कंपेयर कर लिया। सर पीएच अब यहाँ पे बताइए ना। pH में 3 डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे सिंगल एक ही डबल बॉन्ड है, तो 1 डबल बॉन्ड ज्यादा विड्रॉ करेगा या 3 डबल बॉन्ड? A group containing 3 double bond will be more withdrawing, right? क्योंकि इसमें बेंजीन के अंदर जो फिनाइल रिंग होता है उसमें all carbon atoms are sp2 iodized, all carbon atoms are sp2 iodized, तो सभी विड्रॉ करेंगे, all 6 carbon electron will withdraw। sp कार्बन तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा ना, फ्लोरीन का तो ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, संजय, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना कार्बन से, sp कार्बन से भी ज्यादा होती है। मैंने नाइट्रोजन बोला था कल मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताया था कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है sp कार्बन से, फ्लोरीन नहीं बोला था मैंने। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें OR एंड OH में, तो OR एंड OH में OR की जो आपका माइनस आई है वो कम है OH से, ऐसा क्यों है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम OR एंड OH में कंपेयर करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हो रहा है ऐसा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कार्बन में या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में? बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन? Which has more electronegative difference? बताइए, which has more electronegative difference, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन? यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे Y माइनस आई इफेक्ट ऑफ OR is greater than OH। तो इसका जो रीजन है, रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा EN, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम OR की बात करें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें तो हाइड्रोजन 2.1 है, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन इज 4, राइट। तो OR की अगर हम बात करें, OR का मतलब क्या है? OR मीन्स किस टाइप का बॉन्ड है? R, सपोज लेट R इज CH3, तो O कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, और OH में क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें डेल्टा EN, तो डेल्टा EN कितना होगा, ऑक्सीजन इज 3.5, कार्बन इज 2.5, डेल्टा EN कितना होगा, 1 का होगा, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है डेल्टा EN इज 1, एंड OH में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा, दिस इज 2.1, दिस इज 3.5, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा EN इज 1.4। तो यहाँ पे देखिए कि डेल्टा EN किस में ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस OH में ज्यादा है। तो OH में ज्यादा है इसका मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विड्रॉ करेगा, यहाँ पे कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विड्रॉ करेगा। तो अब ये ऑक्सीजन क्या हो चुका है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विड्रॉ कर लेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या हो चुका है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुका है, तो अब ये उतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी थी वो कम हो चुकी है।
बात समझ में आ रहा है? जब इसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल चुका है OH से, तो क्या ये कार्बन चेन से उतना अच्छा विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे OC में ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1 है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कम है, मतलब इसने कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया। तो अब इसकी ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन को जरूरत है, तो ये क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा विड्रॉ करेगा। बात समझ में आ रहा है? बताइए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट केस में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट लेस स्ट्रांगली, ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट लेस स्ट्रांगली shared pair electron, shared pair electron, that means electron density of oxygen, electron density to oxygen is less, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास लेस है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर विल इंक्रीज, माइनस आई ज्यादा होगा। और यहाँ पे सेकंड वाले केस में क्या है, मोर इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस है, मोर इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस मीन्स ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर लिया इसने, ठीक है। बताइए समझ में आ रहे हैं, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि OR एंड OH में कंपेयर कर रहे हैं, विच विल हैव मोर माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस देखें तो OR का मतलब R इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या है, कार्बन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, और इससे क्या है, एक कार्बन की मेन चेन कनेक्टेड है इस ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन जो है वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस कम है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन से उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन की ये जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब कार्बन से उतना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, तो ये मेन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। यहाँ पे इसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल चुकी है, मतलब इसकी जो भूख है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो शांत हो चुकी है, तो अब ये कार्बन चेन से उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा। बताइए समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको हाइड्रोजन से मिल चुका है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन। बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो OH ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या फिर OR ग्रुप, तो आंसर है OR ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। बताइए समझ में आया या नहीं, इज इट क्लियर? तो इसमें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दे दिया है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुका है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल चुका है ऑक्सीजन को, तो इसके अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या इस ऑक्सीजन को जरूरत है कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की? करेगा, बट कम करेगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे इसको कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बताइए समझ में आ रहा है, अभी क्लियर हुआ या नहीं? ओके, इसका मतलब जब हम लोग किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कार्बन अटैच करें और हाइड्रोजन अटैच करें, एल्काइल ग्रुप अटैच करें और हाइड्रोजन अटैच करें, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा? एल्काइल ग्रुप वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है, तो फिर जरूरत नहीं होती है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन नहीं विड्रॉ करता है। सेम केस यहाँ पे भी आया है, देखिए यहाँ पे R ग्रुप, नाइट्रोजन से 3R ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से 3H ग्रुप अटैच है, किसकी माइनस आई ज्यादा होगी? इसकी माइनस आई ज्यादा हो रही है, H की माइनस NH3 प्लस की माइनस आई कम है। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे, तो इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी कार्बन चेन से। यहाँ पे 3 कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, उतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा नाइट्रोजन को, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये कार्बन चेन से विड्रॉ करेगा। फिर बात समझ में आ गया या नहीं? बताइए, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये ऑर्डर आप लिख लीजिए।
जल्दी से कॉपी कीजिए, फास्ट। डन, ओके। नेक्स्ट हम लोग नोट करके लिखेंगे, राइट वन नोट। If 2 plus I groups, if 2 plus I groups are attached with each other, the direction of inductive effect, then the direction of inductive effect will be from stronger plus I to weaker plus I group. If 2 plus I groups are attached with each other, then the direction of inductive effect will be from stronger plus I to weaker plus I group. For example, सपोज इस तरह से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मेन चेन है बेंजीन है, और बेंजीन से हमने 2 ग्रुप्स अटैच किए, O माइनस एंड CH3। नाउ टेल मी विच हैज मोर माइनस आई मोर प्लस आई इफेक्ट, विच इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। मैंने आपको ऑर्डर बताया, अभी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताइए। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव का मतलब होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, टॉप टू बॉटम होगा, ठीक है। आपको पता है ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ट्रांसफर होगा ना। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट को इस तरह से हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड के थ्रू फ्लो होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया सिग्मा बॉन्ड, तो पाई में आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पाई के मैंने पाई में एरो नहीं बनाया है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, राइट। अगर किसी स्टूडेंट ने, अब देखिए यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे CH3 भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो आप क्या एरो ऊपर की साइड में बनाएंगे यहाँ पे? अगर आप ऊपर साइड में एरो बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, नो डाउट, बट इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, O माइनस। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टू लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरफ होगा। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? बोथ विल शो प्लस आई, दिस आल्सो विल शो प्लस आई, दिस आल्सो शो प्लस आई, बट O माइनस की प्लस आई ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग टॉप टू बॉटम बनाएंगे, राइट। सेकंड पॉइंट लिखिए। सर यहाँ पे CH3 प्लस आई शो करेगा, यहाँ पे CH3 एक तरह से माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। मतलब इन जनरल प्लस आई शो करता है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, राइट। इसका माइनस आई होगा ना उसका। हाँ, माइनस आई इसको बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट लिखिए, when two minus I groups are attached to each other, then the direction of I effect will be from weaker minus I to stronger minus I group. Weaker minus I to stronger minus I group, right? If two minus I electron withdrawing groups are there, then the direction of I effect will be from weaker minus I to stronger minus I. For example, okay, what will be the flow of electron, top to bottom or bottom to top? So NO2 and N में which is stronger minus I, मैंने आपको बताया था NO2 is most powerful electron withdrawing group in neutral groups. न्यूट्रल में मैक्सिमम
होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एटम्स भी तो ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किधर होगा आपका, बॉटम टू टॉप होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। NO2 विड्रॉ करेगा क्योंकि NO2 की प्लस माइनस आई ज्यादा है F से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, तो जब 2 माइनस आई ग्रुप्स आ जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा और डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, जो दोनों में से ज्यादा पावरफुल है वही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन और NO2 में से ज्यादा पावरफुल कौन है, NO2 ज्यादा पावरफुल है, सो NO2 विल डिसाइड, राइट। ओके, इज इट क्लियर? राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब आपको एरो से डायरेक्शन बनाना है इंडक्टिव इफेक्ट का, इन द फॉलोइंग, शो द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, सभी लोग इधर देखिए। यहाँ पे CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो अल्टीमेटली इस कार्बन के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुका है 3 साइड से। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे शिफ्ट करेगा, और Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, राइट। सेकंड वाले केस में कैसा होगा, SiH3 क्या होता है, सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब CH3, वैसे तो CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, बट यहाँ पे SiH3 आ गया, तो अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आ गया, CH3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आ गया, तो यहाँ पे जो CH3 है वो एक्सेप्ट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की टेंडेंसी ज्यादा होती है विड्रॉ करने की, और एरो हमेशा सिग्मा के थ्रू बनाएंगे, पाई के थ्रू नहीं बनाएंगे। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा टेंडेंसी होती है विड्रॉ करने की, -I ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज मोर देन डबल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका क्या होगा, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट बताइए, OH में क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से थ्रू सिग्मा बॉन्ड, राइट, इस तरह से होगा। नेक्स्ट, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लो किधर होगा,
रिलीजिंग टू विड्रॉइंग। क्लियर? नेक्स्ट बताइए, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इलेक्ट्रॉन फ्लो। COONA एंड COOH। तो COONA कैसा होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और COOH कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल टॉप टू बॉटम होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट? अब यहाँ पे देखो, जैसे इस तरह से अगर मान ले सपोज कोई कार्बन चेन है और उस कार्बन चेन से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड किया है, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो किस तरह से बिहेव करता है? -I की तरह बिहेव करता है। बट अगर किसी कार्बन चेन से आपने COO- अटैच कर दिया तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला केस हो जाता है और ये +I इफेक्ट शो करता है। लास्ट क्लास बताया था आपको, ठीक है? क्लियर? सपोज आपने साइक्लोहेक्सेन से NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, बनाइए डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑल ऑफ यू। सेवन में किस तरह से होगा? इस तरह से होगा, राइट? क्लियर? 8 में क्या होगा? N+ की तरफ होगा, यस, क्योंकि N+ क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N+, एक तो नाइट्रोजन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये सभी डायरेक्शन से N+ की तरफ आएगा। इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? टुवर्ड्स N+। नेक्स्ट, यहाँ पे S+ है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स S+। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये CH3 है, CH3 है, CH2 है, तो CH3 और CH2 ये सब कैसे होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। CH2 भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, CH2 भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। ये आपका क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे CH3 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, CH2 से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ टुवर्ड्स S+, राइट? नेक्स्ट बताइए, 10th। तो 10th में कैसा होगा? मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ, EWG। इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? OCH3। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है? MgCl। तो MgCl से OCH3 की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट? नेक्स्ट,
वैसे तो CH3 एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, बट यहाँ पे मेटल आ गया है, तो मेटल क्या होता है, एल्काइल ग्रुप से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। तो अवे फ्रॉम मेटल, अवे फ्रॉम लेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अवे फ्रॉम लेड, लेड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो वैसे तो CH3 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या लिखवाया था मैंने, व्हेन एल्काइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू मेटल, तो ऐसे केस में एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट केस में सपोज मान लिया हमने ये सिग्मा है और ये सिग्मा है आपका, दिस इज पाई, दिस इज पाई, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा थ्रू सिग्मा होगा, ठीक है, थ्रू सिग्मा होगा, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, राइट। इसमें सपोज ये सिग्मा है, ये पाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ होगा, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, अल्टीमेटली किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा के थ्रू बनाएंगे, सपोज दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, राइट। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, NO2 की तरफ जाएगा, फाइनली NO2 की तरफ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका कंपाउंड है इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3CO, CH3 को बोलते हैं एसीटोन, और एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दें, वन हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करके इसको यहां से कनेक्ट कर दें, तो यही कंपाउंड बन जाएगा या नहीं, हाँ, वन हाइड्रोजन एसीटोन का रिप्लेस करके इसको यहां से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटाइल एसीटोन, दिस इज कॉमन नेम। और IUPAC नेम तो आपको पता है क्या होगा, पेंटेन 2,4 डाइओन। सो पेंटेन 2,4 डाइओन को बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन, कॉमन नेम। तो एसिटाइल एसीटोन के अंदर किस तरह से होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। यहाँ CH3 रिलीज करेगा, इधर से भी CH3 रिलीज करेगा, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। यहाँ से CH2 जो है, CH2 भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जस्ट लाइक CH3, CH2 भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इस तरह से होगा, बताइए समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। लास्ट एग्जांपल करते हैं, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, राइट। हाँ 16 में शो कीजिए, हाँ क्या बोल रहे हैं, अनम्यूट करके बताया करो, अगर आपको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके बताइए, ठीक है, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको रीड करने में टाइम लगता है। कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करेगा या गेन करेगा, या कैसे पता चलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये थोड़ी आता है कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करेगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितना परसेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का किस साइड में होगा, क्या ये करेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो फ्लो है बनाया गया है या नहीं, इस साइड, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और अल्टीमेटली फाइनली किसकी तरफ जाएगा, सिग्मा के थ्रू ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट।
आई होप सभी स्टूडेंट को इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया होगा. वी हैव कंप्लीटेड इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? बताइए, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को इंडक्टिव इफेक्ट क्लियरली? सर 9th 10th और 11th एग्जांपल एक बार रिपीट कर दो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. 9th 10th देखिए, 9th में सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो सल्फर की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन सल्फर की तरफ आएगा, क्योंकि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट? डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ जाएगा, राइट? और यहाँ पे क्या हो रहा है 10th में, क्या हो रहा है 10th में MgCl इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, मैग्नीशियम मेटल, और OCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, सो लेफ्ट टू राइट होगा, राइट? 11th में क्या बोला मैंने, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, सो दिस विल इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी अवे फ्रॉम लेड, राइट? क्लियर? सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया. सेकंड, अगर आपने नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, जब मैं PDF सेंड करूंगा तो आप लिख लेना. अभी सिर्फ आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? अगर आपने नहीं कॉपी कर पाए कोई बात नहीं, मैं PDF सेंड करूंगा. सर एक बार वो वाला रिपीट कर दीजिए ना, N+R3 और N+H3 में. ये तो मैंने अभी आपको बता दिया ना. देखिए यहाँ पे OR, अगर R ग्रुप अटैच होता है, OR नहीं, N+R3 और सेम है ना बेटा, N+H3. तो सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप. यहाँ पे R क्या है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से कार्बन अटैच है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को ज्यादा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है. तो हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम प्रोवाइड किया, चलो यहाँ पे बता देता हूँ. ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे कम प्रोवाइड किया. तो बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को प्रोवाइड कर दिया, तो अब इसके विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी. और यहाँ पे कार्बन ने कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड किया नाइट्रोजन को, तो दूसरे साइड से चेन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज्यादा विड्रॉ करेगा. बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर. चलो देखो, अगर मान लिया सपोज नाइट्रोजन को टोटल 100, मान लिया इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है 100 यूनिट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ करना है. लेट अस एज्यूम दैट नाइट्रोजन को 100 यूनिट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ करना है. तो यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन ने सपोज मान लिया यहाँ से 50 यूनिट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर दिया. तो अब ये कार्बन चेन से कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ करेगा, 50, टोटल 100 विड्रॉ कर रहा है. और यहाँ पे कार्बन ने इसको कितने, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी थोड़ा ज्यादा होती है, तो ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा. सपोज 10 यूनिट का इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना यूनिट का इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से विड्रॉ करेगा टू कंप्लीट इट्स 100, बताइए 90. समझ में आया या नहीं? तो NH बॉन्ड में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, सॉरी NH बॉन्ड में हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया. तो अब नाइट्रोजन को जरूरत नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो विड्रॉ कम करेगा. यहाँ पे कार्बन ने उतना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं किया था, तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट. So it is represented by capital M. Okay, mesomeric is represented by capital M. Mesomeric effect. तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, रेजोनेंस क्या होता है मैंने आपको बताया भी था. रेजोनेंस क्या होता है, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट?
तो ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया केमिस्ट्री के अंदर? रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बेंजीन से आया, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर अगर हम देखें, इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, there are 6 कार्बन एटम्स एंड 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें, ठीक है, तो C सिंगल बॉन्ड C इज लॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर, डबल बॉन्ड शॉर्टर, ट्रिपल बॉन्ड और भी ज्यादा शॉर्टर होता है नॉर्मल केस में। तो अगर हम नॉर्मल की बात करें जैसे साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C इन साइक्लोहेक्सेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन, इसको जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 154 पिकोमीटर होती है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। साइक्लोहेक्सेन जिसमें आपके ऑल आर सिंगल बॉन्डेड। एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है दैट इज 134 पिकोमीटर। एंड जनरली जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर होता है, राइट। सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर नियरली। तो यहाँ पे बताइए बेंजीन के अंदर क्या होना चाहिए था? बेंजीन के अंदर अगर हम बात करें तो C1 C2 कार्बन कार्बन 1 2 एंड कार्बन कार्बन 2 3 में बताइए कौन सा लॉन्गर होगा, कौन सा शॉर्टर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर। सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है, राइट। तो C1 C2 यहाँ पे देखिए C1 C2 सिंगल है और C2 C3 क्या है? डबल है। तो C1 C2 क्या होना चाहिए? लॉन्गर होना चाहिए, C2 C3 शॉर्टर होना चाहिए था। C2 C3 शॉर्टर होना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ऐसा क्या है? एक्सपेक्टेड है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। बट जब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, दे वर सरप्राइज्ड। एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल क्या होगा? C1 C2 और C2 C3 ये दोनों इक्वल होते हैं। एक्सपेरिमेंट से जब इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया तो C1 C2, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो बाकी सभी केसेस में डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है। बट बेंजीन के केस में ऐसा क्या हो गया कि बेंजीन में ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, हैविंग सेम बॉन्ड लेंथ एंड सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ भी सेम होता है और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक एक होता है जिससे हम लोग बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन shows that all carbon carbon bonds in benzene are of same length, that is identical at 140 picometer। तो बात समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी सभी कॉन्सेप्ट में नॉर्मली क्या होता है, बाकी सभी कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है डबल बॉन्ड से। जैसे अगर हम साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर देखें तो 154 पिकोमीटर होता है, और साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है 134 पिकोमीटर होता है। तो सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर। तो बेंजीन के अंदर ऐसा नहीं हुआ, बेंजीन के अंदर भी ऐसा एक्सपेक्टेड था कि सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होना चाहिए, डबल बॉन्ड शॉर्टर होना चाहिए। बट एक्चुअली बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक साइंटिस्ट फाउंड दैट ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन रिंग आर ऑफ सेम लेंथ, आइडेंटिकल। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था, बॉन्ड लेंथ जो आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड से कम आ रहा है। सिंगल बॉन्ड 154 होता है, सिंगल बॉन्ड से कम आ रहा है और डबल बॉन्ड से ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रहा है?
कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, उसकी बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो 140 आ रहा है, जो कि आपका सिंगल बॉन्ड से क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो 154 पिकोमीटर होता है उससे कम आ रहा है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है बॉन्ड लेंथ 134। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में एज्यूम किया, राइट। तो बेंजीन जो होता है, बेंजीन एक फ्लैट मॉलिक्यूल होता है, राइट। बेंजीन इस तरह से होता है, इट इज कंप्लीटली फ्लैट मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्या सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है? ठीक है, बेंजीन, क्या सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है? ठीक है, बेंजीन एक तरह से फ्लैट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ऑल एटम्स लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, कंप्लीटली फ्लैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं। बेंजीन में जो कार्बन है, कार्बन का आयोडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, और अगर किसी एटम के अंदर, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सारे एटम sp2 आयोडाइज है तो वो डेफिनेटली प्लेनर होता है। तो बेंजीन के अंदर सभी कार्बन sp2 आयोडाइज है, बेंजीन प्लेनर होता है, फ्लैट मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन प्लेन इन बेंजीन, तो आप बोलेंगे ऑल एटम्स, ऑल 6 कार्बन एटम्स एंड ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड बना है, सी यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल से बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। तो ईच कार्बन हैज वन, सपोज ये आपका XY प्लेन है, तो pz ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एंड pz ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन विल ओवरलैप इन पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बताइए डायग्राम समझ में आ रहा है? देखिए आप यहाँ पे, क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? तो बेंजीन एक फ्लैट मॉलिक्यूल है और ईच कार्बन हैज वन p ऑर्बिटल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक आपका p ऑर्बिटल है। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? ठीक है, बेंजीन इज कंप्लीटली फ्लैट मॉलिक्यूल एंड जो आपका p ऑर्बिटल है, जो पाई बॉन्ड बनाने वाला है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज मान लें इस तरह से हमने बेंजीन बनाया है, तो बेंजीन का जो ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे तो इस तरह से होगा, ये आपका प्लेन में आ गया, सपोज ये XY प्लेन में है, तो ये आपके ऑर्बिटल्स कौन से प्लेन में बनाइए, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर। सपोज बेंजीन XY प्लेन में है तो ऑर्बिटल जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो pz सपोज इसका आपका पाई बॉन्ड बना रहा है, और ये पाई बॉन्ड 1 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन से बनेगा इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस साइड में 1 1 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बन गया, इधर से भी 1 1 इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बन गया, 1 1 इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बन चुका है, राइट। अब ये क्या होता है, क्योंकि ऑल ऑर्बिटल्स पैरेलल है और इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑल ऑर्बिटल्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल है, जो पी वाई, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वाले ऑर्बिटल्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? ईच कार्बन हैज वन pz और ये सारे pz एक दूसरे के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से हाफ हेडेड एरो से बनाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और जंप करेगा तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर हमने 1 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया था, तो क्या हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बना सकते 1 1 इलेक्ट्रॉन से? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा रनिंग पोजीशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, above द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 50% जो टाइम बेंजीन जो होगा वो 50% टाइम में इस टाइप से होगा, और हाफ ऑफ द टाइम इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, इधर 1 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, देखिए इस तरह से कर रहे हैं हम।
राइट। अब यहाँ पे ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज बेंजीन रिंग is in xy plane, so orbital, this orbital is in along z axis perpendicular to the plane, right? Now अब हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डीलोकलाइज होगा। तो फर्स्ट केस में हमने सपोज मान लिया इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, तो आपका बेंजीन कैसा हो गया? इस टाइप से हो गया। नंबरिंग अगर कर दे 1 2 3 4 5 6। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है क्या ये फिक्स होता है? क्या ये 1 और 2 के बीच में ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? नहीं, आप फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर पैरेलल। सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रनिंग पोजीशन में होते हैं। इसीलिए बेंजीन के अंदर हम लोग सर्कल बनाते हैं। सर्कल का मतलब इलेक्ट्रॉन रनिंग पोजीशन में है। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फिक्स नहीं है। आपने अगर 1 2 लिख दिया तो ये रॉन्ग है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 पे फिक्स नहीं है। एक बार 1 2 पे होगा, आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये 2 3 पे आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। देखिए यहाँ पे आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनते हैं ना। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा किस तरह से बन जाएगा, आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। तो 50% ऑफ द टाइम फर्स्ट फॉर्म में रहेगा बेंजीन, और 50% सेकेंड फॉर्म में रहेगा। तो अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाए जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर से हम लोग उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी सारी शो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टी आ रही हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, इधर आपका 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1.5 होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, CC बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। इधर आपका 2 है, 1 2 के बीच है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा। बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन रिंग के अंदर कितना होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। बात समझ में आ रहा है? दैट इज 2 से कम है, 1 से ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम है और 1 से ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जो मेजोमेरिक इफेक्ट है, इसके पहले जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है। बट यहाँ पे रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन इंडक्टिव एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। तो बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन 1 2 लॉन्गर होना चाहिए था, कार्बन 2 3 शॉर्टर होना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या हुआ, और एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक shows that all carbon carbon bond lengths in benzene ring are identical, that is at 140 picometer। 140 picometer क्यों आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है आपका, मतलब बेंजीन रिंग आपका इस फॉर्म में रहेगा, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंड फॉर्म। फिर सेकेंड फॉर्म से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज कार्बन, ये आपका 1 2 बोल दे रहे हैं हम इसको, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन 1 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो क्या आप डबल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डबल तो बेटा अभी है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये सिंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो क्या आप इसको सिंगल बोलेंगे? नहीं, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डबल कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर क्या बोलेंगे? तो 50% ऑफ द टाइम ये डबल बॉन्ड के रूप में स्पेंड कर रहा है, और 50% ऑफ द टाइम सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में स्पेंड कर रहा है। तो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताइए, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, डबल और सिंगल के बीच में होगा।
दैट इज 1.5 होगा। एंड दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड रेजोनेंस, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड थर्ड जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर आपसे पूछा जाए इसमें से, जैसे मान लीजिए इसको थर्ड बोल दे रहे हैं, क्या ये रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का? नो, क्योंकि हमें पता है ये 1-2 के बीच में हमेशा नहीं रहेगा, ये आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये 2-3 में चला जाएगा। और ये क्या 2-3 में रहेगा? नहीं, आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 1-2 पे आ जाएगा। तो रियल स्ट्रक्चर क्या है? ये रियल स्ट्रक्चर है। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा रनिंग पोजीशन में है। रनिंग पोजीशन का मतलब, क्योंकि सारे ऑर्बिटल पैरेलल है, ऑर्बिटल पैरेलल है तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकता है, राइट। बट ध्यान देना, जंप करने की कंडीशन होती है ऑर्बिटल पैरेलल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में कभी डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गया? रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन पैरेलल p और d ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे pp 2p 2p, यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन हुआ है वो क्या है? कार्बन का 2p और नेक्स्ट कार्बन का 2p 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 डीलोकलाइजेशन है। p और d के अंदर भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन पैरेलल p और d ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम, एटम्स एडजेसेंट होने चाहिए, ऑफ एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। मतलब सपोज एक ऑर्बिटल, यहाँ पे कार्बन 1 के पास एक ऑर्बिटल है, कार्बन 3 के पास एक ऑर्बिटल है, तो क्या यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा? नहीं, एडजेसेंट एटम के ऊपर होता है, ये एडजेसेंट नहीं है 1 और 3, ठीक है। सपोज मान ले यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पास, सेंट्रल कार्बन के पास कोई भी पैरेलल ऑर्बिटल नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पैरेलल ऑर्बिटल होने चाहिए एंड एडजेसेंट एटम्स होने चाहिए, तो वहां पे आपका डीलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा, and this process of delocalization of electron cloud is called resonance, right? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बेंजीन के अंदर जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 154 से कम क्यों हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 154 से कम क्यों हो गया? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो 154 से कम हो गया। और 134 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड से कम है 1.5। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, दिस इज प्योर सिंगल का 1 होता है, प्योर डबल का 2 होता है, बट बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अंदर क्या है? 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ, बेंजीन की बॉन्ड लेंथ 154 से कम होगी, 134 से ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज रेजोनेंस? देखिए यहाँ पे जो बेंजीन होगा, बेंजीन इस तरह से होगा, ये दिख रहा है आपका बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ईच कार्बन हैज 1 ऑर्बिटल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सी, ईच कार्बन हैज 1 ऑर्बिटल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये सारे सभी ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप रोक नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इसका क्या होता है? वेव नेचर होता है ना बेटा। कैन यू स्टॉप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम delocalization? No, all the orbitals are parallel, so it will jump from one orbital to other orbital, right? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर हम बेंजीन देखें तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा? बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, कंप्लीटली फ्लैट होता है, आप देख सकते हैं प्लेनर मॉलिक्यूल है, और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर आएगा और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 2 लोब्स होते हैं ना, एक लोब ऊपर है दूसरा लोब नीचे है, ठीक है। 2 लोब्स होने की वजह से तो बेंजीन रिंग फ्लैट होता है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग इज above and below the plane, okay, fine, above and below the plane of the ring, clear?
अब ये जो बेंजीन रिंग हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये जो बेंजीन का हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केक्यूले बेंजीन, ठीक है। ये केक्यूले आपका साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे पहले बेंजीन की डिस्कवरी की थी। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट बेंजीन की जो ये आप बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो केक्यूले ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले उन्होंने अपना आइडिया दिया था, इसलिए इसको केक्यूले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? केक्यूले इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, राइट। अभी इंडियन नहीं है तो आप इसीलिए इनका नेम ऐसा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बेंजीन को केक्यूले बेंजीन रिंग भी बोलते हैं, राइट। So see the pi electron cloud above and below the ring, right? And all the 6 pz orbitals are perpendicular to it. ठीक है? Suppose benzene ring is in xy plane, so orbitals are in z direction. Okay? Clear हो गया सभी को? Resonance? Now write important points. First point is resonance is a hypothetical phenomenon. Resonance is a hypothetical phenomenon, but it explains all the properties of a molecule. It explains all the properties of a molecule or species. ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। इस टाइप से आपको ट्रू और फॉल्स में आ सकता है आपका। ये रियल फिनोमिनन नहीं है, मतलब किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है। जब साइंटिस्ट लोगों ने जब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया 140 आया, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि 140 क्यों आ रहा है, 154 से कम क्यों आ रहा है, प्योर सिंगल से कम आ रहा है और प्योर डबल से ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा एज्यूम किया कि इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है। अभी तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आए इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद भी जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख सके। तो क्या ये क्या किसी ने ऐसा देखा है? ठीक है, बताइए क्या लिखेंगे आप? हाइपोथेटिकल फिनोमिनन बेटा, ये एजम्पशन है। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा एज्यूम किया कि इस तरह से हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? सो रेजोनेंस इज अ रियल फिनोमिनन और हाइपोथेटिकल फिनोमिनन तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिनन बट इट एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे एक और हम लोग केस ले लेते हैं, सपोज रेजोनेंस इन ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन किस तरह से होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइन, राइट। इसको हम लोग नंबर कर देते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें पता है कि सपोज मान लिया अगर हम बात करें इथेन एंड इथीन, इथेन एंड इथीन की बात करें, सो विच बॉन्ड इज लॉन्गर एंड विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इज शॉर्टर? बताइए, हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं इथेन एंड इथीन में। तो आप क्या बोलेंगे? अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये लॉन्गर होगा और ये आपका शॉर्टर होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, राइट। अगर आप ब्यूटाडाइन में बोले तो इसी तरह से ब्यूटाडाइन में क्या होगा? ब्यूटाडाइन में क्या होना चाहिए? कार्बन 1 2 एंड कार्बन 2 3 में विच इज लॉन्गर विच इज शॉर्टर? टेल मी, कार्बन 1 2 कार्बन 2 3 which is longer which is shorter in butadiene? which is longer which is shorter? तो एक्सपेक्टेड तो ऐसा है, एक्सपेक्टेड कैसा है कि आपका कार्बन 2 3 लॉन्गर होना चाहिए क्योंकि वो सिंगल है। कार्बन 2 3 लॉन्गर होना चाहिए कार्बन 1 2 से। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, कार्बन 1 2 इज इक्वल टू कार्बन 2 3 इज इक्वल टू कार्बन 3 4। कैन यू टेल मी व्हाई? मतलब सभी बॉन्ड्स आइडेंटिकल आ रहे थे, बॉन्ड लेंथ, all carbon carbon bonds are identical here also all are identical, again here also because of resonance, ठीक है, this is because of resonance, ठीक है, because of resonance।
तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? इधर कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। सिंगल डबल बॉन्ड से नहीं होगा, एक और डबल बॉन्ड होना चाहिए सो दैट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। एक ही डबल बॉन्ड में कैसे कराओगे आप रेजोनेंस? रेजोनेंस के लिए एक और डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे ब्यूटाडाइन में किस तरह से हो रहा है? सी रेजोनेंस इन ब्यूटाडाइन। ये आपका ब्यूटाडाइन हो गया, ठीक है। ब्यूटाडाइन में क्या हो रहा है आपका? डबल बॉन्ड है, ठीक है। 1 2 से डबल बॉन्ड है, 3 4 से भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है आपका? पैरेलल ओवरलैप से बनता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, 1 2 से आपने डबल बॉन्ड बनाया एंड सेकंड डबल बॉन्ड आपने 2 3 के बीच में बनाया। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड एंड 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनाया। नो, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या ये सभी ऑर्बिटल पैरेलल है? क्या ये सारे ऑर्बिटल पैरेलल आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल पैरेलल है, राइट? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन 1 2 पे ही फिक्स रहेगा? इज इट नेसेसरी? नो। इसका मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स पैरेलल के इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके फाइनली इधर आएगा, 1 बाई 1 करके, 1 1 स्टेप में जंप करके फाइनली इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ये एम्प्टी हो जाएगा, इधर 1 1। क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं? क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन जंप करके फाइनली कार्बन नंबर 4 पे चला गया, क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स क्या है? पैरेलल है। तो कार्बन नंबर 1 जो हो गया वो कैसा हो गया? एम्प्टी हो गया। कार्बन नंबर 2 एंड 3 में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 2 ऑर्बिटल पैरेलल है और दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। सो ब्यूटाडाइन जो है, ब्यूटाडाइन को जो हमने इस तरह से बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका जो सेकंड फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गया, सेकंड फॉर्म कैसा होगा? CH2। एंड अगर कार्बन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अगर किसी कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्यूटाडाइन जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ब्यूटाडाइन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। फॉर्म 1 एंड 50% ऑफ द टाइम इट विल स्पेंड इन फॉर्म 1 एंड 50% ऑफ द टाइम इट विल स्पेंड इन फॉर्म 2, राइट? तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा ब्यूटाडाइन का? ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स, दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इसका जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, मींस आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एक्चुअल स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टी आ रही हो, फर्स्ट की और सेकंड की। तो यहाँ पे देखिए डबल है, इधर सिंगल है, तो आप क्या बनाएंगे? डबल एंड सिंगल के बीच में पार्शियल डबल, ठीक है। यहाँ पे सिंगल है, इधर डबल है, पार्शियल डबल, इधर डबल है, इधर सिंगल है, पार्शियल डबल। 50% ऑफ द टाइम डबल में स्पेंड कर रहा है, 50% ऑफ द टाइम सिंगल में स्पेंड कर रहा है। तो ब्यूटाडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। यहाँ पे 50% ऑफ द टाइम न्यूट्रल है, 50% ऑफ द टाइम डेल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव बनाएंगे। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे जो आपने ब्यूटाडाइन का ये स्ट्रक्चर देखा है, क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग डिफाइन कर सके? कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ विच इज लॉन्गर विच इज शॉर्टर, कैन यू डिफाइन बाय दिस सिंगल स्ट्रक्चर? विल यू डिफाइन बाय दिस सिंगल स्ट्रक्चर विच इज लॉन्गर विच इज शॉर्टर? नो। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। ये 50% ऑफ द टाइम ब्यूटाडाइन इस फॉर्म में रहता है और 50% ऑफ द टाइम इस फॉर्म में रहेगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ब्यूटाडाइन का ऐसा होगा। अब मुझे बताइए कि एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ब्यूटाडाइन के अंदर? एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC कार्बन कार्बन,
इधर आपका 2 है और सेकंड वाले में 1 है, 2 + 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 2, 1.5। तो समझ में आ गया बेटा यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी आपका पैरेलल ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो ब्यूटाडाइन के अंदर व्हाई द बॉन्ड लेंथ्स आर, व्हाई ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, व्हाई ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, इट शुड बी डिफरेंट, डबल बॉन्ड शॉर्टर होना चाहिए तो सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आंसर देंगे आप बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्या इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बताइए, क्या रेजोनेंस के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ गया सभी को रेजोनेंस? तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिनन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are imaginary structures. Resonating structures are imaginary structures. Therefore, we cannot isolate them. इस तरह के आपके स्टेटमेंट आएंगे ट्रू और फॉल्स में, राइट। वी कैन नॉट आइसोलेट देम। या फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस, राइट। We cannot isolate them at any temperature. We cannot isolate them at any temperature. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ब्यूटाडाइन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इसका क्या मतलब? ब्यूटाडाइन के 2 स्ट्रक्चर हैं। क्या आप इस फॉर्म में आप ऐसा कर सकते हैं कि हम इस फॉर्म में आइसोलेट कर लें और हमेशा के लिए ऐसे ही फॉर्म में रहे कि कार्बन 1 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड रहे और कार्बन 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे? क्या आप ऐसा आइसोलेट कर सकते हैं इसको? क्या आप ऐसा फर्स्ट के फॉर्म में आइसोलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल्स पैरेलल है। आप इलेक्ट्रॉन को कभी भी रोक नहीं सकते हैं डीलोकलाइजेशन होने से, राइट। यू कैन नॉट स्टॉप इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप इस फॉर्म में, फर्स्ट वाले फॉर्म में आइसोलेट कर सकते हैं कि मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, फर्स्ट फॉर्म में आइसोलेट कर लिया, या सेकेंड फॉर्म में आइसोलेट कर लिया? नहीं, आप सेकंड फॉर्म में आइसोलेट करेंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये मिलियंस ऑफ टाइम्स एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, बहुत ही रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है। बात समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड में 1 सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ टाइम इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये रियल स्ट्रक्चर है सेकंड वाला? नहीं, रियल स्ट्रक्चर ये आपका इलेक्ट्रॉन जब भी आप देखेंगे ये आपके दौड़ते हुए नजर आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में? इस तरह से दौड़ेंगे और इस तरह से दौड़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट। सो दिस इज रियल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए? हाँ, अरे ये भी तो हाइपोथेटिकल है। नहीं, मतलब इसमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो आपका रियल होता है, ये इसको बोलेंगे रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें आ रही है ना। बात समझ में आ रहा है? इसको एक्चुअल इसलिए नहीं बोला है क्योंकि आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें। इसको भी एक्चुअल इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। इस जो हमने थर्ड स्ट्रक्चर बनाया इसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है, इसलिए मैंने इसको रियल स्ट्रक्चर बोला। आपने फर्स्ट पॉइंट में तो कुछ और लिखा है ना, हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है वो तो। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। हाइपोथेटिकल फिनोमिनन इसलिए बोला है कि क्या आपने इसको देखा, क्या आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं? ये साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा एज्यूम किया, जब बेंजीन के अंदर सभी बॉन्ड आइडेंटिकल आए तो साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम किया कि आइडेंटिकल क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि इस तरह से हो रहा होगा, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल फिनोमिनन बोला गया है रेजोनेंस को, राइट। ये एजम्पशन है। कोई भी चीजें होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, देयरफॉर वी कैन नॉट आइसोलेट देम एट एनी टेम्परेचर। क्या सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया क्या? हेलो सर।
हाँ बताइए। आप बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, लेकिन आप बोला कि ये इसलिए होता है क्योंकि वो उसका वेव नेचर है, लेकिन उसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, मतलब छूट जाएगा क्या जब वो? अरे पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपका डिलोकलाइज नहीं होता है, बट पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंडेड होते हैं ना, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिलोकलाइज होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन टाइटली बाइंडेड होता है क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, बट पाई इलेक्ट्रॉन साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, उसमें ओवरलैपिंग इतना अच्छा नहीं होता है, लूजली बाइंडेड होते हैं, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। और सर जब ये जंप नहीं। होगा तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन नहीं होगा, मतलब आपने स्पिन चेंज कर दिया ऊपर वहां पे डायग्राम में। कहाँ पे? हाँ, तो यहाँ इस वाले एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, यहाँ से जंप करके अल्टीमेटली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए। बस स्पिन तो वही देना चाहिए था ना इसका, इलेक्ट्रॉन का। सेम स्पिन रहेगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना, ये तो बताया था मैंने। तो ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या सेम स्पिन में रह सकते हैं? नहीं। The potential energy difference between the most stable resonating structure and resonance hybrid is known as resonance energy. So resonance energy क्या होता है देखते हैं। सपोज मान लिया कोई कंपाउंड है, सपोज कोई कंपाउंड X है एंड इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। X has 3 resonating structures. Okay, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर सपोज कोई कंपाउंड है उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि तीनों की स्टेबिलिटी एक जैसी हो। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई कंपाउंड है उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो कुछ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ की स्टेबिलिटी कम होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, राइट? क्योंकि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सपोज एक्स के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3, एंड इनमें से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, और एनर्जी ऑर्डर अगर हम देखें इनका एक्सिस पे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वाई एक्सिस पे हमने डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा? मिनिमम एनर्जी किसका होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड का, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। मोर स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी लेस are inversely proportional, right? More the energy, lesser will be stability. तो फोर्थ की एनर्जी तो सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्थ क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल, यस, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड बनाएंगे, इधर थर्ड बनाएंगे, इसके ऊपर आपका सेकंड आएगा
और इसके ऊपर आपका फर्स्ट आएगा। ये तीनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कि जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनमें से उसका रेजोनेंस हाइब्रिड से जो एनर्जी का डिफरेंस होता है डेल्टा ई, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। एक बार फिर से देखते हैं। सपोज किसी कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी डिफरेंस लेना है रेजोनेंस हाइब्रिड से, जो रियल स्ट्रक्चर है। तो उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? So resonance energy is the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. Fifth point लिखेंगे, the species with higher resonance energy will be more stable or is more stable. That means more the resonance energy, more will be stability. Because अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा इसका मतलब ये आपका क्या हो रहा है? थर्ड उतना ही ज्यादा नीचे है, मतलब एनर्जी डिफरेंस उतना ही ज्यादा है। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट? बात समझ में आ रहा है? 6 पॉइंट लिखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सर 5th पॉइंट रिपीट कीजिए ना। फिफ्थ पॉइंट में मैंने ये बोला कि रेजोनेंस एनर्जी, हाँ यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसको जब हम लोग एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे पता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, ठीक है? तो आगे अभी हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जो आप सोच रहे हैं ना वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, मैं ये बोल रहा हूँ एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। आप एनर्जी, ये एनर्जी नहीं है बेटा, एनर्जी डिफरेंस। क्या एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस एक ही बात होती है? मैंने डेल्टा ई की बात किया, डेल्टा ई जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। आप जो सोच रहे हैं वो मैं जो बता रहा हूँ वो आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने बोला एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा नीचे गया है, एनर्जी एक्सिस पे उतना ही ज्यादा नीचे जा रहा है, और जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ही जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है? ये फिफ्थ वाले पॉइंट पे हम लोग फिर से आएंगे, ठीक है? हाँ, वेट अब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Resonating structures are also known as canonical structures. Next point लिखेंगे, due to resonance or any electronic effect, due to resonance or any electronic effect, the hybridization of atom do not changes, right? ये important बात है, during resonance the hybridization of atom do not changes, the hybridization of atoms do not change, the hybridization of atoms do not change। जैसे यहाँ पे देखिए बेंजीन वाले केस में क्या रेजोनेंस होने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया? क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया है? बताइए। पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 था, इधर भी sp2 है। एक बार इधर देख लेते हैं, ब्यूटाडाइन वाले केस में ब्यूटाडाइन के मैंने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, 2 का भी sp2 है, 3 का भी sp2 है, और 4 का भी sp2 है। यहाँ पे बताइए कार्बन 1 का सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज
तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर कितना? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन नंबर 1 के अलोंग, इस कार्बन के अलोंग कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 2 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से 3 का मतलब sp2, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पे बताइए 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। यहाँ पे बताइए CH2 माइनस में स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे sp3 आ रहा होगा, राइट? sp3 बोलेंगे आप, राइट? बट sp3 नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। जब कोई नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है तो उसको रेजोनेंस में हम लोग स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं, बताया था मैंने, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज हमेशा इसके ऊपर नहीं रहेगा। आफ्टर सम टाइम ये क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी सभी का हाइब्रिडेशन क्या है? सेम है। तो ये समझ में आ गया। अगर किसी कंपाउंड का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है। The hybridization of all the atoms will remain same. No change in hybridization. Is it clear? No change in hybridization. हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? माइनस माइनस वाला वापस बताइए ना, इंक्लूड क्यों नहीं होगा? लोन पेयर है ना। आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, बताइए क्या बोल रहे हैं? सर उसके पास तो लोन पेयर है ना, लास्ट वाले के पास। लोन पेयर, लास्ट वाले के पास लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4। 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 4 आएगा, तो sp3 होना चाहिए। यस सर। बट क्या ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है? क्या ये हमेशा इसके पास रहेगा? नहीं। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअल में इसका नहीं, इसके पास नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज आफ्टर सम टाइम डीलोकलाइज हो रहा है। तो ऐसे लोन पेयर जो डीलोकलाइज होते हैं, उस लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअल में उसका पार्ट नहीं है। आफ्टर सम टाइम ये किसी और कार्बन के पास चला जाएगा। जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, CH3 CH2 NH2। यहाँ पे बताइए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, राइट? अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो स्टेरिक नंबर कितना है? यहाँ पे भी आप sp3 बोलेंगे, बट ये sp3 गलत है। अगर आपने sp3 बोला तो गलत है। क्यों? क्योंकि इन दोनों नाइट्रोजन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? फर्स्ट वाले केस, सेकंड वाले केस में जो नाइट्रोजन है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब ये एक ही जगह पे कंसेंट्रेटेड है। सेकंड वाले केस में जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि ये लोन पेयर जो है आफ्टर सम टाइम ये डीलोकलाइज हो जाएगा, ये दूसरे कार्बन के ऊपर चला जाएगा। और इसके 2 रेजोनेटिंग, ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और जो ए मैंने अभी दिया था, ठीक है, बॉन्डिंग में बताया था मैंने, ठीक है। इस तरह से बनेगा पॉजिटिव लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड में भी रेजोनेंस होता है। इस तरह से क्या लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है? बताइए, ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास था ये तो कार्बन के पास चला गया, तो इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे हम लोग? बताइए, ये वाले नाइट्रोजन, अगर कोई नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो उस लोन पेयर को क्या हम लोग काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में? इसको sp2 बोलेंगे। करेक्ट है, sp2। sp3 नहीं बोलेंगे, sp2 बोलेंगे। समझ में आया देवेश? ओके। क्या इधर भी रेजोनेंस होगा? यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं आएगा ना, ठीक है। और भी ज्यादा क्लियर करता हूं मैं आपको अभी, ठीक है। देखो CH2 CH NH2, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, कार्बन के पास इस तरह से बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाए। क्या ये तीनों ऑर्बिटल पैरेलल है? बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? नाइट्रोजन का ऑर्बिटल क्या जम कर सकता है इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल जम कर सकता है। तो ये जो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा।
यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, सपोज मान लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पे आ गया, तो क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं? इसमें कोई डाउट है? डाउट है बताओ? नहीं। अब यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बन गया, इधर पाई बॉन्ड बन गया, पहले पाई बॉन्ड यहाँ पे था, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर फुली फिल्ड ऑर्बिटल को नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसा बन जाएगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट? ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्म। अब मुझे बताओ कि क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा उसके पास है या ये डीलोकलाइज हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। और मैंने अभी बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे sp3 लिखा और यहाँ पे sp2 लिखा तो क्या ये करेक्ट है? फिर तो अब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई लोन पेयर डीलोकलाइज है तो उस लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो एक्चुअल अगर आपसे पूछा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का यहाँ पे, तो sp2 बोलेंगे, इधर भी sp2 बोलेंगे। अब मान लो CH3 CH2 NH2 वाला केस ले ले, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। यहाँ पे sp3 क्यों बोला? क्योंकि क्या यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिससे डीलोकलाइजेशन हो सके? नाइट्रोजन के पास तो एक्सेप्ट करने के लिए नो ऑर्बिटल, क्योंकि जो ऑर्बिटल थे वो 3 हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसलिए इसको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब समझ में आ गया? बताइए। So hybridization of atoms do not change in resonating structure. Okay, ठीक है। सो टाइम हो गया है, आप इसको कॉपी कर लेना, मैं PDF सेंड कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना। हाँ, और मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको GOC की सीट मिल गई है क्या? वेट